वेलकम टू क्लास नंबर 13। आज से हम शुरू करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को। अब कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी टेंसेस को पढ़ चुके हैं। तो 12 तरह के टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उन्हीं टेंसेस का उपयोग हम करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने में। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए, टेंस के बारे में अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। Conditional sentences are used to describe real or hypothetical results of real or hypothetical situations। तो ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? ये रिजल्ट डिस्क्राइब करते हैं जो कि असली भी हो सकता है या फिर एक काल्पनिक भी हो सकता है। किसका? असली या फिर काल्पनिक सिचुएशंस का। अब अगर हम यहाँ पे कंडीशनल्स की बात करें तो इतने तरह के कंडीशनल्स हो सकते हैं। पहला है जीरो कंडीशनल, दूसरा है फर्स्ट कंडीशनल, तीसरा है सेकंड कंडीशनल, फिर थर्ड कंडीशनल और मिक्स कंडीशनल। तो आज के वीडियो में हम जीरो, फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल को कवर करेंगे। थर्ड और मिक्स को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो पहला है हमारा जीरो कंडीशनल। The zero conditional, also called real conditional, refers to things that are always true। ऐसी चीजें जो हमेशा सही हो, always true। It is used to describe the direct result of an action। तो यहाँ पर एक एक्शन होगा और दूसरा हमारा कुछ ना कुछ वहाँ पे कंडीशन वहाँ पे होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इफ या व्हेन यू हीट वाटर इट बॉइल्स। अब यहाँ पे इफ और व्हेन जो है ये वाला पार्ट, जीरो कंडीशनल में सेंटेंस इफ से भी शुरू हो सकता है, व्हेन से भी शुरू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहें तो इसे इस तरह से रीड करिए कि इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स या फिर व्हेन यू हीट वाटर इट बॉइल्स। दोनों सेंटेंसेस सही हो जाएंगे। तो आप चाहे इफ से यूज करिए चाहे आप व्हेन से यूज करिए, बात एक ही रहती है। अब यहां पे इट इज यूज टू डिस्क्राइब द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। अब आप देखिए ये वाला जो पार्ट है, इसे अगर हम ग्रीन से अंडरलाइन करें, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एन एक्शन ये क्या है? ये एक्शन को करस्पॉन्ड कर रहा है और ये क्या है? रिजल्ट है। तो इट इज यूज टू डिस्क्राइब डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। इफ या व्हेन के बाद हमारा कुछ एक्शन होगा, उस एक्शन का फिर कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। जैसे यहां पे अगर आप पानी को उबालेंगे, गर्म करेंगे, तो वो बॉईल हो जाएगा, उबल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्शन हुआ, पानी को गर्म करना, और ये बॉईल होना पानी का हमारा रिजल्ट हुआ। कुछ और एग्जांपल से आप इसे समझिए। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया इफ से, ठीक है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस या तो इफ से स्टार्ट होंगे या व्हेन से स्टार्ट होंगे। जीरो कंडीशनल्स होते हैं, उसमें इफ या व्हेन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। बाकी आगे के जो ज्यादातर कंडीशनल्स रहेंगे उसमें ज्यादातर आपको इफ देखने को मिलेगा। तो इस वाले हमारे सेंटेंस में इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अब यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है कि आप बर्फ को गर्म कर रहे हैं। तो बर्फ को गर्म करने से जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है? वो पिघल जा रही है। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। इफ यू ड्रॉप एन एप्पल इट फॉल्स। अगेन इफ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप सेब को गिराएंगे, छोड़ेंगे ऊपर से, तो वो नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हुआ हमारा एक्शन और ये वाला पार्ट हुआ हमारा रिजल्ट। उसी तरह से व्हेन यू पुट अ रॉक इन वाटर इट सिंक्स। तो आप देखेंगे यहां पर हमने व्हेन से सेंटेंस को स्टार्ट किया है। व्हेन यू पुट अ रॉक इन वाटर, जब आप पानी में पत्थर को फेंकेंगे तो वो इट सिंक्स, मतलब जो पत्थर है वो नीचे बैठ जाएगा, पानी में डूब जाएगा। चौथा एग्जांपल, ऑयल फ्लोट्स व्हेन यू पोर इन ऑनटू वाटर। तेल जो है पानी के ऊपर तैरता है जब आप उस पर तेल को डालते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर ये तो ना व्हेन से शुरू हो रहा है ना व्हेन इफ से शुरू हो रहा है, और यहां पर व्हेन हमें यहां पे आगे चल के दिख रहा है। तो ये इन्वर्टेड ऑर्डर रहता है। इस तरह से भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं, मतलब हम रिजल्ट पहले बता देते हैं और हमारा जो एक्शन वाला पार्ट है वो बाद में लिखते हैं। तो एक चीज और, यहां पर ये जो पार्ट रहता है कॉमा के पहले वाला पार्ट, इतना जो पार्ट रहता है इसे हम इफ क्लॉज बोलते हैं। यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं इफ क्लॉज।
इफ क्लॉज, ठीक है। इफ से शुरू होने वाले जो भी सेंटेंसेस रहते हैं, कॉमा तक जितने भी उसमें वर्ड्स आते हैं वो पूरा हो जाता है इफ क्लॉज। तो इस तरह के इन्वर्टेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिजल्ट को पहले लिख लेते हैं और इफ वाला जो क्लॉज है उसको बाद में लिख सकते हैं। दोनों तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, इनमें कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरी बात, जब आप इफ से या इफ क्लॉज से जब सेंटेंस शुरू करते हैं तो आप कॉमा लगाते हैं, उसके बाद दूसरा क्लॉज लिखते हैं। लेकिन जब आप रिजल्ट वाला क्लॉज पहले लिख देते हैं तो आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा इस वाले केस में। ऑयल फ्लोट्स, ये क्या है, हमारा रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है कि जब आप उसे पानी में डालते हैं, पानी के ऊपर जब आप ऑयल डालते हैं तो ऑयल तैरता है। तो ये वाला जो पार्ट हुआ हमारा रिजल्ट का पार्ट हो गया, जो कि हमने पहले लिखा। और व्हेन यू पोर इन ऑनटू वाटर, इट होना चाहिए, व्हेन यू पोर इट ऑनटू वाटर। तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये हमारा हुआ एक्शन, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर कहीं पर भी कॉमा आपको नहीं दिखेगा, जब आप इसलिए जब आप रिजल्ट वाला पार्ट पहले लिखेंगे तब, और इफ क्लॉज अगर आप बाद में लिखेंगे तब आपको वहां पे कॉमा नहीं लगाना पड़ता। लेकिन अगर आप इफ क्लॉज से सेंटेंस को शुरू करेंगे तब आप कॉमा लगा के फिर उसका रिजल्ट लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा पूरा जीरो कंडीशनल्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होगा। जैसे अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको कोरोना हो सकता है। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं कि अगर ऐसा अगर कोई एक सिचुएशन ऐसी नहीं होगी या एक्शन ऐसा नहीं होगा तो उसका रिजल्ट वैसा हो सकता है। ऐसा कुछ हमारा कहलाता है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो पहला केस था हमारा जीरो कंडीशनल। इसी में अब पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें। तो स्टार्ट होगा इफ या व्हेन से, किसी से भी शुरू हो सकता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था इस बात को। उसके बाद हमारा आता है एक्शन वाला पार्ट। अब उस एक्शन वाले पार्ट का जो टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद हम लगाते हैं कॉमा और फिर आता है हमारा रिजल्ट। उस रिजल्ट का टेंस क्या रहेगा, अगेन प्रेजेंट सिंपल। जैसे ऊपर वाला जो एग्जांपल था उसी को मैंने यहां पर लिखा है। इफ या व्हेन से हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया, मान लेते हैं इफ से स्टार्ट हो रहा है, इफ यू हीट वाटर, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं क्लियरली कि जो हमारा एक्शन है वो प्रेजेंट सिंपल में है। इफ यू हीट वाटर कॉमा इट बॉइल्स, तो इट बॉइल्स अगेन हमारा प्रेजेंट सिंपल में है। तो जीरो कंडीशनल में हमारा एक ही टेंस चलता है एक्शन में भी, और वही टेंस चलता है हमारा रिजल्ट में भी, जो कि है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसमें एक चीज और रहती है, कंडीशनल विद इंपेरेटिव्स, ठीक है। इसको भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। The if clause describes a hypothetical situation and the imperative clause describes what someone should do if that hypothetical situation actually happens. अगेन यहाँ पर भी सेम पार्ट रहेगा, पहला हमारा एक्शन रहेगा, उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है उसकी जगह हम लिखेंगे इंपेरेटिव क्लॉज को, जो कि क्या बताएगा, कुछ ना कुछ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी, कुछ सजेस्ट करेगा। जैसे अब यहाँ पे अगर इंपेरेटिव की बात करें, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो पहले भी हम अपनी बेसिक इंग्लिश वाली क्लासेस में इसे देख चुके हैं। जब आप किसी को कुछ ऑर्डर देते हैं या कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कुछ करने को बोलते हैं, कुछ डायरेक्शन देते हैं, है ना, तो वो सारे कहलाते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे इफ यू आर कोल्ड पुट ऑन अ कोट, तो हमने इफ से स्टार्ट किया। अब यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, इफ यू आर कोल्ड, ये हमारी सिचुएशन आ गई। अगर आप ठंडा महसूस कर रहे हैं तो आप क्या करिए, आप एक कोट पहन लीजिए, ठीक है। तो इफ क्लॉज डिस्क्राइब्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पे क्या हो गई कि अगर आपको ठंड लग रही है। उसके बाद इंपेरेटिव क्लॉज जो आएगा वो बताएगा कि दूसरे को क्या उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में करना चाहिए, क्या सजेस्टेड एक्शन होगा। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई कि अगर आपको ठंड लग रही है तो यहाँ पे इंपेरेटिव क्या आना चाहिए कि आप कोट पहन लीजिए, ठीक है। तो ये ऊपर जो हमने जीरो कंडीशनल देखा लगभग वैसा ही है, बस यहाँ पे इंपेरेटिव के आने से थोड़ा सा यहाँ पे हमें चेंज नोटिसेबल दिख रहा है, अदरवाइज उसी का ये सब पार्ट काइंड ऑफ है। पहला हमारा आएगा हाइपोथेटिकल सिचुएशन इफ यू आर कोल्ड, और यहाँ पर आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब जीरो वाले में देखें तो वहां पर आ रहा था कुछ एक्शन हो रहा था कि अगर आप ऐसा करें, अगर आप ऐसा करें तो ऐसा होगा। इंपेरेटिव वाले में क्या हो रहा है कि कुछ यहाँ पे एक स्टेट ऑफ बीइंग जैसा रहा कि अगर आपको ठंड लग रही है, अगर आपको गर्मी लग रही है ना, इस तरह का, तब आप वहां पे आगे इंपेरेटिव वाला सेंटेंस लिखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कंडीशनल विथ इंपेरेटिव के। अगेन हम इफ से स्टार्ट करेंगे, फिर आएगी हमारी सिचुएशन जो कि अगेन
प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहेगी, फिर कॉमा आएगा और फिर हमारा आएगा इंपेरेटिव वाला क्लॉज। जैसे ऊपर था इफ से हमने स्टार्ट किया, फिर सिचुएशन हमारी इफ यू आर कोल्ड, तो ये प्रेजेंट सिंपल में है इफ यू आर कोल्ड, और ये वाला इंपेरेटिव पुट ऑन अ कोट। ठीक है, तो ये हमारा हुआ स्ट्रक्चर कंडीशनल विथ इंपेरेटिव का। और इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू फील सिक, अगेन इफ से हमने स्टार्ट किया, इफ यू फील सिक, अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए, आप डॉक्टर को बुलाइए। अगेन ये वाला जो पार्ट हुआ वो हमारा सिचुएशन है कि आप बीमार महसूस कर रहे हैं, ये एक सिचुएशन है ना कि एक्शन है। अगर एक्शन होता तो फिर हम ऊपर जीरो कंडीशन वाला बनाते, यहां पर ये सिचुएशन है। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो आप डॉक्टर को बुलाइए, कॉल अ डॉक्टर। तो कॉल अ डॉक्टर जो है हमारा इंपेरेटिव क्लॉज हुआ। उसी तरह से डू नॉट स्टे अप लेट इफ यू आर टायर्ड। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा इंपेरेटिव वाला पार्ट है वो हमने आगे लिख लिया, और हमारा जो इफ वाला क्लॉज था उसे हमने बाद में लिखा, मतलब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। तो हमें ऊपर भी हमने पढ़ा था कि हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, जब हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमारा जो कॉमा रहता है वो हट जाता है, तो कहीं पर भी हम कॉमा यूज नहीं करेंगे। इसी को अगर हम इफ क्लॉज को आगे करके लिखें तो हम लिखते इफ यू आर टायर्ड कॉमा डू नॉट स्टे अप लेट। इस तरह से हम उसे रिवर्स भी कर सकते थे। अगेन अब यहां पे अगर हम बात करें इफ यू आर टायर्ड, तो ये वाला जो है हमारा सिचुएशन आ गई प्रेजेंट सिंपल में, इफ यू आर टायर्ड। अब इंपेरेटिव क्या आएगा, डू नॉट स्टे अप लेट। तो कुछ ना कुछ हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ करने को बोल रहे हैं, है ना, कुछ एडवाइस दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें आती है हमारी इंपेरेटिव में। जैसे यहां पर हम एडवाइस दे रहे हैं कि डू नॉट स्टे अप लेट, देर तक मत जगो। तीसरा एग्जाम्पल, इफ द डॉग इज हंग्री फीड हिम। तो अगेन ये सिंपल सा है, इफ से हमने स्टार्ट किया, द डॉग इज हंग्री, तो ये हमारी हो गई सिचुएशन, द डॉग इज हंग्री। और इफ और ये वाली सिचुएशन मिला के हमारा बन जाता है इफ क्लॉज। आगे क्या आएगा हमारा इंपेरेटिव, हमें कुछ ना कुछ जोड़ना है, तो इंपेरेटिव हो गया फीड हिम, उसे खाना खिलाओ। अगर कुत्ता भूखा है तो उसे खाना खिलाओ। लेट मी नो इफ यू नीड हेल्प। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे लेट इफ से स्टार्ट नहीं हो रहा है सेंटेंस, और इफ हमें बीच में कहीं पर दिख रहा है, तो इससे हमें आइडिया लगना चाहिए कि जो सेंटेंस है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उससे में। हम ये वाला सेंटेंस पहले देख लेते हैं, इफ यू नीड हेल्प। इफ के बाद आ गया हमारा इफ यू नीड हेल्प, तो ये हो गया हमारा सिचुएशन कि अगर आपको मदद की जरूरत है, तो आगे इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होगा, लेट मी नो, आप मुझे बताएं। अगर आपको मदद की जरूरत है तो आप मुझे बताएं। तो पहला पार्ट हुआ हमारा प्रेजेंट सिंपल का सिचुएशन, और लास्ट ये वाला लेट मी नो वाला जो पार्ट हुआ ये हुआ हमारा इंपेरेटिव। तो नीचे वाले ये दो जो सेंटेंस है इनमें हमने क्या किया है, ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है बस, और ऊपर वाले जो हैं वो नॉर्मल ऑर्डर में लिखे हुए हैं इसी स्ट्रक्चर के। तो ये दो तरीके से हम कंडीशनल सेंटेंसेस को बना सकते हैं। एक नॉर्मल ऑर्डर हमारा फॉलो करता है जो इफ से स्टार्ट होगा या व्हेन से स्टार्ट होगा, और रिवर्स ऑर्डर हमारा आता है जिसमें रिजल्ट या इंपेरेटिव पहले आ जाता है, उसके बाद हमारा इफ क्लॉज आता है। तो ये दो चीजों से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो जाइए। ठीक है, तो इतने सारे जो एग्जाम्पल हमने देखे, आई होप कि आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, और इनमें ये भी समझ में आ रहा होगा कि कॉमन क्या है। जैसे ऊपर एक्शन था, यहाँ पे सिचुएशन है, ऊपर रिजल्ट था, यहाँ पर एक इंपेरेटिव या फिर कुछ ना एक डायरेक्शन है, एक एडवाइस है, कुछ करने को बोला जा रहा है, कुछ रिक्वेस्ट की जा रही है। बस इतना सा डिफरेंस है जीरो कंडीशनल और कंडीशनल विथ इंपेरेटिव में। नेक्स्ट हम चलते हैं फर्स्ट कंडीशनल की तरफ। तो ऊपर हमने देखा था जीरो कंडीशनल, अब हम देख रहे हैं फर्स्ट कंडीशनल। द फर्स्ट कंडीशनल इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्यूचर रियल कंडीशनल, यूजेस इफ टू डिस्क्राइब अ रियलिस्टिक एक्शन दैट माइट लीड टू फ्यूचर रिजल्ट। अगेन यहाँ पे एक एक्शन है और एक रिजल्ट है। एक्शन जो है वो रियलिस्टिक है, और जो हमारा रिजल्ट है वो फ्यूचर में कभी हमें मिलने वाला है। एग्जाम्पल से आप इसे समझिए, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस किसी को समझ में नहीं आते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, उसका एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। इफ आई सेव इनफ मनी आई विल गो ऑन अ क्रूज। तो आप देखेंगे पहली कंडीशन थी कि हमें इफ से स्टार्ट करना था, हमने इफ से स्टार्ट कर दिया। फिर एक रियलिस्टिक एक्शन होना चाहिए, तो यहां पे है इफ आई सेव इनफ मनी, अगर मैं अच्छे खासे पैसे बचा लूं, उसके बाद क्या आएगा, वो किस में जाएगा, हमारे फ्यूचर रिजल्ट की तरफ। आई विल गो ऑन अ क्रूज।
अगर मैं अच्छे खासे पैसे बचा लूँ तो मैं क्रूज पर जा सकता हूँ। ये वाला पार्ट अभी के बारे में कुछ बात कर रहा है। अगर मैं अभी पैसे बचा लूँ तो मैं आगे चल के फ्यूचर में जाके क्रूज की सवारी कर सकता हूँ। ठीक है, तो रियलिस्टिक एक्शन जो कि अभी हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, और एक रिजल्ट उसका आएगा जो कि फ्यूचर में पॉसिबल है। अब इसके अगर हम पहले स्ट्रक्चर की बात कर लें, अगेन पहले हमें इफ दिखेगा, फिर आएगा हमारा प्रेजेंट सिंपल, जैसे यहाँ पे इफ आई सेव इनफ मनी, ये टेंस जो है हमारा प्रेजेंट सिंपल है। फिर आएगा कॉमा, जैसे यहाँ पर आ रहा है, और फिर फ्यूचर सिंपल आएगा विथ विल। फ्यूचर सिंपल हमने दो तरह के देखे थे, एक विल के साथ था और एक गोइंग टू के साथ था। तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस है उनमें हम यूज करते हैं विल वाला। ठीक है, तो आप इसे आप कंपेयर करिए जीरो कंडीशनल से और फर्स्ट कंडीशनल को। तो जीरो कंडीशनल में क्या हो रहा था, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आ रहा था और यहाँ पे जो एक्शन थी वो भी प्रेजेंट सिंपल में थी। फर्स्ट कंडीशनल में क्या हो रहा है, जो हमारी यहाँ पे एक्शन हो रही है वो तो प्रेजेंट सिंपल में ही है, लेकिन जो फ्यूचर में एक्शन होने वाला है वो फ्यूचर सिंपल का है। तो ये आपने क्लियर डिफरेंस यहाँ पे देख लिया दोनों का। एग्जाम्पल अब इसके हम तुरंत देख लेते हैं। इफ आई गो जॉगिंग आई विल लूज वेट। आई को यहाँ पर हम कैपिटल बनाएंगे। इफ आई गो जॉगिंग आई विल लूज वेट। अगेन सेंटेंस हो रहा है हमारा इफ से स्टार्ट, फिर आ रहा है हमारा इफ आई गो जॉगिंग। ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट की बात हो रही है। अब इस वाले एक्शन से क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, क्या रिजल्ट आ सकता है, वो है कि मैं जो है वजन कम कर सकता हूं, कि अगर मैं जॉगिंग पर जाऊं तो मैं अपना वजन कम कर सकता हूं। अभी का एक्शन, बाद में आने वाला हमारा रिजल्ट। तो प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है, फ्यूचर में रिजल्ट एक्सपेक्टेड। उसी तरह से इफ इट स्नोज आई विल गो स्कीइंग। इफ से हमने स्टार्ट किया, इफ इट स्नोज, अगर अभी ओलावृष्टि हो, बर्फ गिरे, तो मैं स्कीइंग करने जाऊंगा। ठीक है, अगर अभी ऐसा हो तो मैं ऐसा करने जाऊंगा। तो प्रेजेंट में एक्शन, फ्यूचर में रिजल्ट। इफ आई गेट द जॉब आई विल बाय अ न्यू सूट। अगेन इफ से हमने स्टार्ट किया, फिर इफ आई गेट द जॉब, अगर मुझे नौकरी मिल जाए। तो ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। टेंस के अगर बारे में हम बात करें, प्रेजेंट में इस वाले एक्शन से फ्यूचर वाला जो रिजल्ट है वो क्या है, आई विल बाय अ न्यू सूट, कि अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं नया सूट खरीदूंगा। उसी तरह से आई विल नॉट गो आउटसाइड इफ इट रेन्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर अगेन चेंज हो गया है। इफ क्लॉज हमारा बाद में आ रहा है और ये जो हमारा फ्यूचर सिंपल वाला पार्ट था, यानी जो एक्शन रिजल्ट वाला पार्ट था, वो हमारा पहले आ रहा है। आई विल नॉट गो आउटसाइड इफ इट रेन्स, यहां से हम कॉमा हटा देंगे। तो आप देखेंगे इफ वाला क्लॉज आया, इफ हमें स्ट्रक्चर का पार्ट है वो दिखा, इफ इट रेन्स, तो ये प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है। ऐसा होने पर क्या एक्शन होगा फ्यूचर में, आई विल नॉट गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अगेन ऊपर जैसे हमने देखा था जीरो कंडीशनल में, वहां पर भी हम ऑर्डर रिवर्स कर रहे थे, तो यहां पर भी हम कर सकते हैं। आप चाहे तो इफ से या फिर एक्शन वाला पार्ट आप पहले लिख लीजिए, रिजल्ट बाद में लिखिए, या फिर रिजल्ट पहले लिख लीजिए जैसा हम यहां पे कर रहे हैं, और इफ वाला क्लॉज आप बाद में लिखिए। दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशनल की तरफ। सेकंड कंडीशनल, द सेकंड कंडीशनल ऑल्सो कॉल्ड द अनरियल कंडीशनल यूजेस इफ, ऊपर भी हर जगह इफ यूज हो रहा था, टू डिस्क्राइब एन अनलाइकली और अनरियल एक्शन। द डिस्क्राइब्ड रिजल्ट इज ऑल्सो वेरी अनलाइकली। अब इस दो सेंटेंसेस को अभी छोड़िए, हम इसको एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर से समझते हैं। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड लीव माई जॉब। तो हमने देखा इफ से हमें स्टार्ट करना था, इफ से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर आएगा कुछ एक अनलाइकली सा या अनरियल सा एक्शन है। वो एक्शन क्या है, इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मेरी लॉटरी लग जाए। अब उसके बाद क्या आएगा, डिस्क्राइब द रिजल्ट विच इज ऑल्सो वेरी अनलाइकली, आई वुड लीव माई जॉब, अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। पहली बात, लॉटरी लगना ये अपने आप में एक अनलाइकली सा इवेंट है। दूसरी बात, जॉब छोड़ देना एज अ रिजल्ट उसके, वो भी एक अनलाइकली इवेंट है। ठीक है, तो दो चीजें यहां पर आ रही हैं, पहला हमारा एक्शन, दूसरा हमारा रिजल्ट। बिल्कुल जैसा हम ऊपर के स्ट्रक्चर्स में देखते आ रहे थे, चाहे वो जीरो कंडीशनल हो, चाहे वो फर्स्ट कंडीशनल हो, चाहे वो सेकंड कंडीशनल हो। यहां पर आता है हमारा एक्शन वाला पार्ट, उसके बाद आता है हमारा
रिजल्ट वाला पार्ट। एक्शन वाला पार्ट हमेशा इफ क्लॉज के साथ आता है, मतलब इफ क्लॉज का पार्ट होता है, और रिजल्ट वाला पार्ट अलग क्लॉज होता है। ठीक है, जो एक चेंज हमने देखा था वो आ रहा था जब हम कंडीशनल को इंपेरेटिव के साथ यूज कर रहे थे, तब वहां पे एक्शन की बजाय हो जाता है हमारा सिचुएशन, और यहां पे जो हमारा रिजल्ट होना था उसकी जगह हो जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस या क्लॉज। अब हम सेकंड कंडीशनल के स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं। अब यहां पर आएगा इफ, जो कि सारे हमारे कंडीशनल के साथ आ रहा है, तो हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है अब ये। अब एक्शन वाला जो पार्ट है वो होना चाहिए पास्ट सिंपल टेंस में, जैसा यहां पर है, इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मेरी लॉटरी लग जाती। अगेन उसके बाद कॉमा हम यूज करेंगे, और फिर आएगा वुड या कुड, इन दोनों में से कोई एक यूज करेंगे जो भी हमारे ज्यादा सूटेबल होगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, और फिर जो वर्ब आएगी वो होगा बेस फॉर्म में। इफ आएगा, फिर हमारा जो एक्शन है वो पास्ट सिंपल टेंस में होना चाहिए, उसके बाद जो हमारा एक्शन वाला रिजल्ट वाला जो पार्ट है उसमें वुड या कुड हमें दिखेगा, और जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में होगी। कैसे, एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। इफ ही वॉज नॉट सो बिजी ही वुड टेक अ ब्रेक, तो हमने इफ से स्टार्ट किया सेंटेंस, अब आना चाहिए हमारा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। तो ही वॉज नॉट सो बिजी, तो वॉज दिख गया, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो ही वॉज नॉट सो बिजी, ये हुआ हमारा एक्शन वाला पार्ट पास्ट सिंपल में। अब इसका रिजल्ट ही वुड टेक अ ब्रेक, ही वुड टेक अ ब्रेक, वुड आपको दिख गया ये वाले स्ट्रक्चर से, बेस फॉर्म की हम बात कर रहे थे तो टेक यहां पर बेस फॉर्म में आया, तो जो भी वर्ब आएगा एक्शन वाले पार्ट में वो हमेशा बेस फॉर्म में रहेगा। और सेकंड कंडीशनल वाले में क्या होगा कि आपको कुड या वुड दिखेगा, तो इससे आपको हिंट लगेगी कि ये कौन से वाले कंडीशनल की बात हो रही है। ठीक है, और एग्जांपल देखें तो आई वुड कॉल हर इफ आई न्यू हर नंबर, मैं उसे फोन करता अगर मेरे पास उसका नंबर होता। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर रिवर्स कर दिया है ना, तो इफ वाला क्लॉज हमारा बाद में आ रहा है और रिजल्ट वाला पार्ट हमारा पहले आ रहा है। कोई बात नहीं, हमें पता है, ऊपर भी हम देख चुके हैं कि ऐसा पॉसिबल होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में, कि हम इफ क्लॉज को बाद में लिख सकते हैं, मतलब एक्शन बाद में और रिजल्ट पहले हम दिखा सकते हैं, ये भी स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो पहले हम अगर इफ क्लॉज को देखें तो हमारा इफ आया, फिर आई न्यू हर नंबर, आई न्यू हमें पता है पास्ट सिंपल की बात हो रही है, तो ये वाला हो गया हमारा पास्ट सिंपल का। अब जो उसके बाद आएगा उसमें कुड या वुड हमें दिखना चाहिए, तो हमें यहां पर दिख रहा है आई वुड कॉल हर। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हर जगह आपको फॉलो होता दिखेगा सेकंड कंडीशनल। तीसरा, इफ आई सॉ अ गोस्ट आई वुड बी टेरिफाइड, अगर मैं भूत देख लूं तो मैं बहुत डर जाता। इफ आ गया आई सॉ अ गोस्ट, ठीक है, पास्ट सिंपल में मैंने उसे बता दिया, उसका क्या अब रिजल्ट होता, आई वुड बी टेरिफाइड, तो यहां पे वुड हमें दिखा, बी हमारा बेस फॉर्म में आ गया। उसी तरह से इस वाले में अगर अब बात करें आई वुड कॉल, कॉल हमारा बेस फॉर्म में आ गया, तो जो भी वर्ब आएगा रिजल्ट वाले क्लॉज में वो हमेशा बेस फॉर्म में रहेगा, और उसके पहले हमें कुड या वुड देखने को मिल जाएगा। और जो एक्शन वाला पार्ट है वो होगा पास्ट सिंपल में। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं इन सारे कंडीशनल सेंटेंसेस में, जो इन्हें थोड़ा सा एक अलग बना देते हैं, है ना, एक सेंटेंस को अलग मीनिंग दे देते हैं। और इसी से जब क्वेश्चंस बनते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर्स नहीं पता होते हैं, आप कुछ तो भी स्ट्रक्चर में कुछ भी फिट करने लग जाते हो और वहीं पर हो जाती है गलती, है ना। इसलिए ये स्ट्रक्चर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनकी डीप ग्रामर में मत उतरिए, उसका कोई फायदा नहीं होता, किसी को फायदा नहीं होता। सिंपल से आपको स्ट्रक्चर्स में अगर डिफरेंस पता है कि अच्छा इस टेंस के साथ ये वाला टेंस आ रहा था, कुछ कुड या वुड हमें दिखता है, हमें बेस फॉर्म दिखता है ना, इतनी सी छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने पकड़नी शुरू कर दी तो आपको क्वेश्चंस फिर आसान लगने लगेंगे। ऑब्वियसली जैसा मैं आपको हर बार बताता हूँ, क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ऑप्शन भी तो आपके सामने रहेगा ना, तो आप आपको सिर्फ आइडेंटिफाई तो करना है, आपको लिखना थोड़ी है कहीं पर भी। इसलिए आप ये स्ट्रक्चर्स को पहचानना, अपने दिमाग में चीज़ों को रिकॉल करना, है ना, ये चीज़ आप शुरू करिए, ये चीज़ आएगी आपको प्रैक्टिस से। अब जैसे आज का लेक्चर आपने ये क्लास आपने पढ़ी है ना, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ 3 दिन बाद आप ये सारी चीज़ें भूल जाने वाले हो, है ना। ऐसा होता है क्योंकि देखो छोटी छोटी चीज़ों में डिफरेंस आ रहा है, तो आप ये भूल जाने वाले हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। क्विज फॉर्मेट में मैं आपको इसलिए दे देता हूँ चीज़ें, ताकि आप जब क्वेश्चन आपके सामने आए ना, तो अगर आप गलती कर भी रहे होगे तो आप तुरंत अपने नोट्स में खोल के करेक्ट कर लो चीज़ों को, क्या चीज़ आपसे मिस हो रही है, क्या आप भूल रहे हो, उसको आप रिवाइज कर लो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वीकेंड जो है आपका सैटरडे संडे, आप वो एक्सक्लूसिवली आप रिवीजन के लिए उसे रखिए, कोई नई चीज़ उसमें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको नया पढ़ना है वो आपको मंडे टू फ्राइडे 5 दिनों में पढ़ लेना है।
सैटरडे संडे को आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, क्विजेस देने हैं, पुरानी जितने क्विज आप ऑलरेडी दे चुके थे उनको आपको वापस से देना है। यही तरीका है चीज़ों को याद रख पाने का। अदरवाइज आप पढ़ते रह जाएंगे, पीछे की चीज़ें भूलते रह जाएंगे और फिर एग्जाम में आप फिर वही सेम प्रॉब्लम फेस करेंगे जो आप 2-3 महीने पहले से फेस करते आ रहे हैं, है ना। तो एक साइकिल को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने का सिंपल सा तरीका है रिविजन, और जो आपको एडवाइस दी जा रही है आपको वो सब चीज़ें फॉलो करनी है ना। कंटेंट तो देखो सब जगह मिल जाएगा, ये सब जो मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर कंडीशनल, कोई मेरा बनाया हुआ थोड़ी है, ये तो ग्रामर का पार्ट है ना। कोई भी पढ़ेगा वो आपको यही सब चीज़ें पढ़ाएगा, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है ये चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, बजाय कि क्या पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं, ये सब की डिटेल में मत पढ़िए, कोई फ़ायदा नहीं है ना। सारा एक जैसी चीज़ है, कोई भी आपको कंडीशनल पढ़ाएगा तो यही सब चीज़ें पढ़ाएगा। चीज़ आपकी तैयारी में है कि आप कैसे कर रहे हो, आप क्या मेथड फॉलो कर रहे हो, आप अपने टीचर्स की एडवाइस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, कि बस पढ़ने में लगे हो। पढ़ तो देखो लाखों लोग रहे हैं, बस सिलेक्ट कुछ हज़ार ही होते हैं, है ना। तो वो क्यों कुछ हज़ार होते हैं ये आप सोचिए। क्या वो ऐसा अलग कर लेते हैं जो बाकी के लोग नहीं कर पाते हैं? पढ़ते तो वही हैं, वो अलग ग्रामर थोड़ी पढ़ते हैं कि उनको अलग ग्रामर की कोई किताब मिल गई है जादुई कि उसमें से क्वेश्चन आ जाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके पढ़ने के तरीके अच्छे हैं, वो रिवाइज ज़्यादा करते हैं, वो नोट्स बनाते हैं, वो चीज़ों को क्विज फॉर्मेट में देते हैं, अपने आप को टेस्ट करते हैं बार बार, है ना। इन चीज़ों से मार्क्स बढ़ते हैं, सिलेक्शन होते हैं, तो ये सब आप चीज़ें ध्यान रखिए। लास्ट एग्जाम्पल, इफ आई लर्न इंग्लिश आई वुड विजिट न्यूयॉर्क। अगेन यहाँ पर आया हमारा इफ, उसके बाद आया आई लर्न इंग्लिश। इफ आई लर्न इंग्लिश ये हमारा हो गया कंडीशनल वाला सेंटेंस, वो भी पास्ट सिंपल में। अब इसका जो रिजल्ट वाला पार्ट है, आई कुड विजिट न्यूयॉर्क, ये हो गया हमारा कुड दिखा और विजिट हमारा बेस फॉर्म में दिखा। तो बस ये स्ट्रक्चर पकड़ के हम क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लेते। तो आज हमने कंडीशनल सेंटेंस देखे, 3 ब्रॉड टाइप देखा, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल। जीरो के अंदर हमने एक सब पार्ट देखा था कंडीशनल विद इंपेरेटिव। तो 4 चीजें हमने मेजर आज देख ली हैं। बाकी की जो थर्ड कंडीशनल और मिक्स्ड वाला पार्ट है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए ये 3 या 4 तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं इन पे आप अच्छे से मास्टरी कर लीजिए और इसके आप नोट्स बना लीजिए, है ना। नोट्स से रिवाइज करना आसान होता है, जल्दी हो जाते हैं। तो आप नोट्स बना लीजिएगा, इस चीज इनके अच्छे से आप ये स्ट्रक्चर्स लिख लीजिएगा, 1-2 एग्जाम्पल लिख लीजिए और वेबसाइट पे जाके आपके कोर्स में क्विज को आप दीजिए। जब आप क्विज देंगे तो अपने आप आपको उसमें कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि अलग अलग तरह के जब क्वेश्चन दिखते हैं ना तब प्रॉब्लम आती है उनको आइडेंटिफाई करने में, और वही चीज़ आपको सीखनी है। अगला हम चलते हैं अपने ग्रामर रूल्स की तरफ। तो पिछले वीडियोस में हम 36 रूल्स देख चुके हैं, तो आज हमारा है 37। पेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज, जैसे कि कैन, कुड, माइट, मे, माइट, शैल, वुड, इस तरह की जो भी हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज रहेंगे उनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। तो इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है ये भी हम अपनी बेसिक वाली क्लास में देख चुके हैं। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है तो आप बेसिक इंग्लिश वाली क्लास को देखिएगा वर्ब में। एग्जाम्पल सेंटेंस है, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, ठीक है। अब यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, नीड हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा है मॉडल ऑक्सिलरी। अब नेगेटिव नॉट हमें सिंपली ये बताता है कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो नीड के बाद हमें यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव यूज करना है। इन्फिनिटिव है टू वर्क, बेयर इन्फिनिटिव होगा, टू वाला पार्ट हम हटा देते हैं, सिर्फ वर्क बचता है। तो यहाँ पर टू दिख रहा है इसलिए ये सेंटेंस हुआ गलत। सही सेंटेंस क्या होगा, यू नीड नॉट वर्क हार्ड। तो नीड के बाद यहाँ पे हम वर्क जो है ये हमारा बेयर इन्फिनिटिव हो गया, ये सेंटेंस हमारा हो गया सही, ठीक है। तो सिंपल सा है, जब भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी दिखे आपको उसके बाद हमें बेयर इन्फिनिटिव यूज करना होता है, जैसे नीड, कुड, माइट, मे, विल, वुड, मस्ट, इन सब के बाद जो भी हमारा आएगा यहाँ पे वर्ब का फॉर्म वो बेयर इन्फिनिटिव होना है। रूल नंबर 38, डैंगलिंग पार्टिसिपल्स। डैंगलिंग का क्या मतलब होता है, एक लूजली लटका हुआ, जैसे कि आपने अगर दीवार पे कोई तस्वीर लटकाई कील ठोक के, पर आपने उसको ठीक से नहीं, मतलब वो ऐसे ही हिल डुल रही है, मतलब अच्छे से फिक्स नहीं है वो, है ना। तो अच्छे से फिक्स नहीं होता, जो ऐसे ही लटका हुआ सा रहता है वो होता है हमारा डैंगलिंग। अब पहले हम सेंटेंस देखेंगे, बीइंग इल आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। प्रॉब्लम आती है पहले वाले में, ये जो बीइंग इल है यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिसिंग है ना। तो यहाँ पे एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है, मतलब एक हिडन सब्जेक्ट होता है। बीइंग इल आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, तो यहाँ पे आई की बात हो रही है, तो क्या मैं इस आई को यहाँ पे लिख सकता हूँ, आई
आई बीइंग इल आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, तो ये सेंटेंस हुआ हमारा सही। दूसरा, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। अब यहाँ पे देखेंगे आई की अगर मैं बात करूँ तो क्या इस आई को मैं आगे लिख सकता हूँ, इस वाले क्लॉज का भी मैं इसे सब्जेक्ट बना सकता हूँ क्या? आई बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, नहीं, ये तो गलत हो गया, पता नहीं क्या कुछ तो भी सेंटेंस बन गया, तो ये गलत है। सही सेंटेंस क्या होता? इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। आए तो यहां पर है ना। अब यहां पे अगर बीइंग से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, तो मीनिंग ये आता है कि हम इसी वाले सब्जेक्ट की बात यहां पर भी कर रहे हैं, जो कि हम नहीं कर रहे होते हैं। बीइंग अ रेनी डे है ना, यहाँ पे ये तो बात ही अलग हो रही है, यहाँ पे रेनी डे के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे आई कुड नॉट अटेंड द क्लास की बात हो रही है। इसलिए ये वाला सेंटेंस अब सही है, क्योंकि इट इसको जस्टिफाई कर रहा है और आई इस वाले क्लॉज को जस्टिफाई कर रहा है। पहला वाला क्यों सही है? क्योंकि उसमें मीनिंग भी बिल्कुल सही बन रहा था। आई को जब मैं आगे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ इस वाले क्लॉज में, तो वो उसका भी सब्जेक्ट बन रहा है, मतलब आई यहाँ पे हिडन सब्जेक्ट था, तो ये वाला सब्जेक्ट सेम था, इसलिए ये वाला सेंटेंस सही था। उसी को अगर आप कंपेयर करें सेकंड वाले में, यहाँ पे अगर इस वाले सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये गलत हो जा रहा है, मतलब इस वाले क्लॉज को मुझे कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट देना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया इट बीइंग अ रेनी डे। अब ये क्लॉज कंप्लीट हो गया, फिर आगे का क्लॉज तो ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये पूरा सेंटेंस इस तरह से सही होता है। तो यही है हमारा डैंगलिंग पार्टिसिपल। बीइंग जो है वो लटका हुआ है यहाँ पे, उसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमें जहां पर इस वाले सब्जेक्ट को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो, वो वाला सेंटेंस तो हमारा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहां पर बीइंग से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, बीइंग अ रेनी डे या इस तरह का कोई भी सेंटेंस, वहां पे अगर आप ये वाला इस वाले क्लॉज का सब्जेक्ट आगे सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो, तो वो सेंटेंस हो जाता है गलत। अब अगेन गलती कहां पर होती है? इस वाले पार्ट को हमें एक सब्जेक्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, तो वो इट से हम यूजुअली प्रोवाइड कर देते हैं। रूल नंबर 39, if an infinitive 2 plus v1 comes after a noun, an appropriate preposition should be used after the infinitive। इस बात का क्या मतलब हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। शीतल हैज नो अचीवमेंट टू बोस्ट, मतलब शीतल के पास ऐसा कोई उसने कोई ग्रेट काम नहीं किया है जिसके बारे में वो अपनी बड़ाई कर सके। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, शीतल हैज नो अचीवमेंट टू बोस्ट, तो यहाँ पे जब भी आपको इन्फिनेटिव दिखे, 2 plus v1 का फॉर्म दिखे, किसके बाद? नाउन के बाद, तो हमेशा इस इन्फिनेटिव के बाद आपको एक प्रीपोजिशन जोड़ना होता है। जो प्रीपोजिशन कैसा जुड़ेगा? वो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जुड़ेगा जो उसके साथ सही मीनिंग आपको दे रहा होगा। जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको क्या दिया है कि एरर है सी पार्ट में, तो एरर होना चाहिए यहाँ पे। क्या एरर है? यूज ऑफ आफ्टर बोस्ट, तो यहाँ पे जो सही सेंटेंस होगा वो होगा टू बोस्ट ऑफ, फुल स्टॉप, सही सेंटेंस हो जाता है। शीतल हैज नो अचीवमेंट टू बोस्ट ऑफ, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे सिंपल सा है रूल 39 कि आपको जब इन्फिनेटिव दिखे नाउन के बाद, तो उसके बाद जो आपको आगे कुछ ना कुछ यहाँ पे एक आपका प्रीपोजिशन लगाना होता है। प्रीपोजिशन जो भी होगा वो अप्रोप्रिएट होगा सेंटेंस को जो सही मीनिंग दे रहा हो, उसके हिसाब से हम लगाएंगे। तो ये हमने आज बात करी तीनों ग्रामर रूल्स की। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब ये क्वेश्चंस हैं हमारे सारे ऊपर जो हमने अपने कंडीशनल सेंटेंसेस देखे थे उन पर बेस्ड। तो जब हम पढ़ रहे थे तब तो आपको आसान लग रहा होगा कि स्ट्रक्चर है, ऐसा है, वैसा है, सब कुछ। अब यहाँ पर आ गए हैं आपके पास मिक्स्ड क्वेश्चंस। अब आप यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो अगर आपने ऊपर एग्जाम्पल्स देखे हैं, उनको आपने अगर सीख लिया था, उनके बारे में अगेन आपको अगर डिफ्रेंशिएट करना आ गया है, तो उसी डिफ्रेंशिएशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो जो भी स्ट्रक्चर था, हम सारा स्ट्रक्चर को पकड़ के चलेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर सब में लग जाता है, कोई हमें प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। वर्ड्स में हमें ज़्यादा डील नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के, वो ज़्यादातर जो टेंस वाला पार्ट हमने पढ़ा था ना, जो कि कंडीशनल वाले में प्रेजेंट सिंपल के साथ रिजल्ट भी प्रेजेंट सिंपल में था। फर्स्ट जो हमारा कंडीशनल था उसमें क्या हो रहा था, प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल आ रहा था विथ विल वाले फॉर्म के साथ। उसी तरह से अगर हम सेकंड कंडीशनल की बात करें, तो वहाँ पे जो एक्शन वाला पार्ट था वो था हमारा पास्ट सिंपल में, और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट वाला पार्ट था वो था वुड या कुड, और उसके बाद उसमें हम यूज़ कर रहे थे अपना वर्ब जो है बेस फॉर्म में, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स थे जो अब आपको माइंड में आने चाहिए, क्लिक होने चाहिए। उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे लगा के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ आई डैश टाइम टू नाइट आई विल फिनिश द नॉवेल
दैट आई एम रीडिंग। अगेन इफ से आ रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है, ऑफकोर्स वो तो ठीक है। कॉमा आ रहा है और उसके बाद दूसरा वाला पार्ट आ रहा है। पहले वाला पार्ट हमें पता नहीं है तो हम दूसरे वाले पार्ट से हिंट लेना चाहेंगे। आ रहा है कि आई विल फिनिश द नॉवेल दैट आई एम रीडिंग। आई विल आपको दिख गया, मतलब फ्यूचर इवेंट आ रहा है। फ्यूचर के लिए हमने क्या पढ़ा था, जब भी फ्यूचर में एक्शन हो रहा होता है तो उसका रिजल्ट आ रहा होता है, तो उसका जो एक्शन होता है वो किस टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। बस यही आपको इसमें आइडिया लगाना था। अब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे। इफ आई विल हैव, ये तो फ्यूचर में हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। इफ आई एम हैविंग, है ना, ये भी नहीं होगा। इफ आई हैव टाइम टू नाइट, ये हो सकता है। इफ आई हैज, हमें पता है आई के साथ हैव यूज करते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। इफ आई हैव टाइम टू नाइट आई विल फिनिश द नॉवल दैट आई एम रीडिंग। तो ये वाला जो एक्शन वाला पार्ट है ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट सिंपल में, और जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो हो जाएगा फ्यूचर सिंपल में। तो ये फर्स्ट कंडीशनल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप देखेंगे कोई भी चीज हमें यहाँ पे कोई वर्ड्स में कुछ भी खेलना नहीं पड़ रहा है, सिंपली हम यहाँ पे टेंस को चेक कर रहे हैं कि इफ क्लॉज का क्या टेंस है और ये जो हमारा सेकंड वाला क्लॉज है इसका क्या टेंस है। बस उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जीरो कंडीशनल की बात हो रही है, कि फर्स्ट कंडीशनल की बात हो रही है, कि सेकंड कंडीशनल की बात हो रही है। इतना ही एक्टिविटी हमको आज करनी है। जितने 20 एग्जाम्पल देखेंगे सब में आपको बस यही दिमाग लगाना है। ठीक है, इफ ही कॉल्स मी लेजी अगेन आई डैश हेल्प हिम व्हेन ही इज इन ट्रबल। तो व्हेन ही इज इन ट्रबल ये हमें बता रहा है कि फ्यूचर में होने वाले कोई एक्शन हो रहा है ये। प्लस इफ ही कॉल्स मी लेजी, इफ ही कॉल्स मी, ये हमें क्या बता रहा है कि प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल जब आता है तो उसके बाद फ्यूचर में होने वाला इवेंट फ्यूचर सिंपल में होना चाहिए विथ विल। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट कंडीशनल। तो यहाँ पर हम विल वाला पार्ट ढूंढेंगे। तो वोंट ये हो सकता है, एम नहीं आएगा, डोंट नहीं आएगा, कैंट भी नहीं होगा। हम क्योंकि विल ढूंढ रहे थे तो सिर्फ ए में ही हमें दिख रहा है। वोंट जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है विल नॉट का। ठीक है, तो हम बस विल ढूंढ रहे थे तो वो हमें यहाँ पे मिल गया। इफ ही कॉल्स मी लेजी अगेन आई विल नॉट हेल्प हिम व्हेन ही इज इन ट्रबल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल का। तो आप देख रहे हैं कि आइडिया हम कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाले क्लॉज को देख के मैं ये आइडिया लगा रहा हूँ कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे फ्यूचर वाला पार्ट आना है। क्या हमने पढ़ा था, फ्यूचर में आता है फर्स्ट कंडीशनल वाला विथ विल। अब मैंने चेक किया कि आगे वाला जो हमारा इफ क्लॉज है उसमें क्या हो रहा है, जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में। तो ये मुझे कंफर्म हो गया, ये वाला डेफिनेटली फर्स्ट कंडीशनल की ही बात हो रही है। बस मुझे पता था यहाँ पे जो है प्रेजेंट सिंपल आ गया, यहाँ पे विल यूज करना है फ्यूचर के साथ। ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह विल था, तो बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे विद इन 5-7 सेकेंड्स आप आराम से इन क्वेश्चंस को टिक लगाते जाएंगे, सिर्फ टेंस को पकड़कर। बाकी क्या लिखा है कोई लेना देना नहीं है ना। अगेन इस तरह के क्वेश्चंस में कॉम्प्रहेंशन काम आता है कि क्या मीनिंग आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस जा रहा है कि पॉजिटिव सेंटेंस जा रहा है। कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट आना चाहिए, वो आएगा आपको रीडिंग से। तो अगेन मैं आपको बार बार हमेशा पिछले वीडियोज में भी बताता आ रहा हूँ, बार बार मैं आपको टोकता रहूँगा, आपको कॉम्प्रहेंशन पे 70% आपको ध्यान देना ही देना है। तभी आपको स्ट्रक्चर समझ में आएंगे, क्या मीनिंग निकल रहा है सेंटेंस का वो पकड़ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ डेविड डैश आंसर माई फोन दिस टाइम आई डैश कॉल हिम अगेन। इफ से स्टार्ट हो रहा है और आई डैश कॉल हिम अगेन, फिर से मैं उसे फोन नहीं करूंगा, कुछ ऐसा मीनिंग आ रहा है, तो फ्यूचर में जा रहा है ये चीज। तो यहाँ पे हम कुछ विल वगैरह पुट करके देखते हैं। या तो ऑप्शन डी हो पाएगा या ऑप्शन बी हो पाएगा, क्योंकि इसी में विल नॉट हमें दिख रहा है ना, विल का फॉर्म हमें दिख रहा है। ए और सी तो होना नहीं है, तो वो दोनों हमारे कैंसल आउट हो गए। तो हमने सिंपल कर दिया यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन। अब हम आएंगे अपने पहले पार्ट में। जब ये वाला पार्ट फ्यूचर में है तो ये वाला हमारा प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। इफ डेविड डज नॉट आंसर माई फोन दिस टाइम आई विल नॉट कॉल हिम अगेन, ये हो सकता है। इफ डेविड इज नॉट आंसर माई फोन, इज नॉट नहीं होता है, हमें पता है डज नॉट आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, डी हम कैंसिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट आंसर। अब हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है सिंपली। इफ यू वोंट ट्राई हार्डर यू विल फेल। अब यहाँ पे आप देखें विल अगर यूज हो रहा है, यू विल फेल फ्यूचर इवेंट है, तो उसके पहले क्या आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल। इफ यू विल नॉट ट्राई हार्डर, यू विल नॉट, ये तो अगेन फ्यूचर आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, सीधा हम कैंसिल आउट करेंगे। यू आर लेट इफ यू विल नॉट लीव राइट नाउ। हमें पता है इफ क्लॉज के साथ हम विल या फ्यूचर फॉर्म नहीं यूज कर रहे हैं अभी तक, फर्स्ट या सेकंड या जीरो कंडीशनल में, तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा हो जाएगा गलत।
इफ द गेम इज गुड आई एम प्लेइंग इट, इफ द गेम इज गुड आई एम प्लेइंग इट, ये भी मैच नहीं हो रहा हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर से। इफ द सन शाइन्स आई विल गो स्विमिंग, अगेन ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है। इफ से स्टार्ट हुआ, इफ द सन शाइन्स, ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल में। आई विल गो स्विमिंग, यहाँ पे कॉमा आएगा। इफ द सन शाइन्स आई विल गो स्विमिंग, विल गो स्विमिंग, ये हो गया हमारा फ्यूचर फॉर्म में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा हमारा कंडीशनल होगा, ये होगा हमारा फर्स्ट कंडीशनल। प्रेजेंट सिंपल के साथ एक्शन आ रहा है हमारा फ्यूचर सिंपल में। पुट द वर्ड्स इनटू करेक्ट ऑर्डर, ये हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम सीधा ऑप्शंस को ट्राई करना शुरू करते हैं। इफ हर मदर बी हैप्पी जैन विल पासेस हर एग्जाम, ये तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ही गलत है। इफ जैन विल बी हैप्पी हर मदर पासेस हर एग्जाम्स, ये भी नहीं होना है ना, कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा सेंटेंस में। आप बस यहाँ पे तो टेंस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, सेंटेंस ही कोई मीनिंग नहीं दे रहा आपको। इफ जैन पासेस हर एग्जाम्स हर मदर विल बी हैप्पी, ये हो सकता है, इसे हम अभी के लिए टिक कर लेते हैं। इफ जैन विल पासेस हर एग्जाम्स हर मदर आर हैप्पी, है ना। अगर ये मैच नहीं हो रहा क्योंकि इफ के साथ हमारा फ्यूचर वाला पार्ट नहीं आता है। अब हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं सी वाले को। इफ जैन पासेस हर एग्जाम्स, तो जैन पासेस हर एग्जाम्स, ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो आगे हमारा क्या आ रहा है, हर मदर विल बी हैप्पी, तो ठीक है, ये हमारा फ्यूचर सिंपल हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। टाइप की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट कंडीशनल का एग्जांपल हुआ। इफ यू ईट टू मच जंक फूड यू डैश फैटर, अगेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है विल फैटर, है ना, आप मोटे हो जाओगे, ऐसा कुछ यहाँ पे आना चाहिए। इफ यू ईट टू मच जंक फूड, अगर आप बहुत जंक फूड खाते हैं, यू डैश बिकम फैटर, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले विल ढूंढूंगा। विल कहाँ पर दिख रहा है मुझे, ए में दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा, सी में नहीं दिख रहा, डी में नहीं दिख रहा, तो ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इफ यू ईट टू मच जंक फूड यू विल बिकम फैटर, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल एक्शन, फ्यूचर सिंपल रिजल्ट। और ये हमारा कौन सा टाइप हुआ, ये फर्स्ट कंडीशनल है। आई विल स्टे इन, ये ई होगा ना, बैड लिख दिया था। आई विल स्टे इन बेड इफ आई डैश वेल टुमारो। अब आप देखेंगे यहाँ पे इफ बाद में आ रहा है, और जो मतलब जो हमारा इफ क्लॉज है वो बाद में आ रहा है, और जो हमारा रिजल्ट वाला क्लॉज था वो पहले आ रहा है। कोई बात नहीं, हमारा ऑर्डर चेंज हो सकता है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पहले अगर ये वाले पार्ट को देख लें, आई विल स्टे इन बेड। अब यहाँ पे विल दिख गया, फ्यूचर सिंपल मुझे दिख गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल लिख सकते हैं, है ना, वही आएगा हमारा फर्स्ट कंडीशनल बनाने के लिए। तो हम ऑप्शन से पहले उसे चेक कर लेते हैं। इफ आई विल नॉट फील, विल नॉट तो नहीं आएगा, है ना। इफ आई फेल्ट, पास्ट भी हमें यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे विल आ रहा है, फेल्ट भी हट जाएगा। इफ आई डू नॉट फील, ये हो सकता है। इफ आई नॉट फील वेल टुमारो, ये नहीं होगा। इफ आई डू नॉट फील, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इफ आई डू नॉट फील वेल टुमारो आई विल स्टे इन बेड, अगर मैं इसे सीधा स्ट्रक्चर करके लिखता तो इस तरह का बनता। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इफ यू डैश बाय प्लेन इट डैश 2 hours, अब यहाँ पे दोनों ही आप देखेंगे टेंस गायब हो गए हैं, तो हम यहाँ पे ऑप्शंस को पुट करके देखेंगे और ट्राई करेंगे कि यहाँ पे कुछ विल जैसा बन सकता है क्या, वो भी हम देख लेते हैं। इफ यू आर गोइंग बाय प्लेन इट विल टेक 2 hours, इफ यू गो बाय प्लेन इट विल टेक 2 hours, इफ यू विल गो बाय प्लेन इट टेक 2 hours, या फिर इफ यू विल नॉट गो बाय प्लेन इट डू नॉट टेक 2 hours। ये तो कोई मतलब नहीं है सेंटेंस का ना, कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा वो सेंटेंस, तो उसे हम सबसे पहले हटा देंगे। इफ यू विल गो बाय प्लेन, ऐसा हमने कोई स्ट्रक्चर नहीं देखा जिसमें आगे विल आ रहा हो, तो इसे हम कैंसिल आउट करेंगे। इफ यू गो बाय प्लेन इट विल टेक 2 hours, ये हो सकता है। इफ यू गो बाय ट्रेन, तो ये हमारा जो पार्ट हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल में हो जाएगा, इट विल टेक 2 hours, ये हमारा फ्यूचर सिंपल में हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। वॉट इज रॉन्ग विद द सेंटेंस, सेंटेंस है हमारा माई अंकल विल बाय अ कार इफ ही हैव इनफ मनी। अब इफ वाला क्लॉज बाद में आ रहा है, तो पहले हम इफ वाले क्लॉज को देख लेते हैं। इफ ही हैव, अब ही के साथ हैव आता है क्या, तो बस यहीं पर हमने सिंपल सा पकड़ लिया, ही के साथ हैज आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे हैव मस्ट बी रिप्लेस, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी, हैव मस्ट बी हैज। माई अंकल विल बाय अ कार इफ ही हैज इनफ मनी, तो ये इफ ही हैज इनफ मनी हो जाएगा हमारा प्रेजेंट सिंपल, विल बाय अ कार ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर सिंपल, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कंडीशनल। आई विल लीव अर्ली डैश, अब आगे
हमें कंडीशनल सेंटेंस जोड़ना है और ये जो है हमारा आई विल लीव अर्ली, मतलब ये रिजल्ट पहले आ गया, एक्शन हमें बाद में लिखना है, इफ क्लॉज हमें बाद में लिखना है। विल मुझे दिख गया, अगेन ये फ्यूचर वाला सिंपल है तो उसके पहले क्या आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल, फर्स्ट कंडीशनल हमारा ये बन जाएगा। इफ आई विल नहीं होगा, है ना, विल नहीं आता है। इफ आई एम फिनिश माई वर्क, ये भी नहीं होगा। इफ आई फिनिश माई वर्क, ये हो सकता है। इफ आई विल नॉट फिनिश माई वर्क, अगेन विल नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपली हम स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं, यहाँ पर विल आ रहा है तो यहाँ पर हमें, मतलब यहाँ पर फ्यूचर सिंपल आ रहा है तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट सिंपल पुट करना है, बस। क्वेश्चन नंबर 11, वॉट वुड यू डैश इफ यू वॉन द लॉटरी। अब आप देखोगे यहाँ पे इफ यू वॉन द लॉटरी, अगेन ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया, और वॉन द लॉटरी ये पास्ट सिंपल है, ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है, पास्ट सिंपल है। विन नहीं लिखा है, वॉन लिखा है, इसलिए ये पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल के बाद क्या आता है, वुड या कुड, वुड या कुड भी मुझे यहाँ पे दिख गया, वुड दिख गया है ना, तो अब मुझे पता है यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म में होनी चाहिए। ये हमने ऊपर देखा था किसमें, सेकंड कंडीशन में। वॉट वुड यू डू, डिड, वॉज, बीइंग या वॉज डू, हमें पता है यहाँ पे डू का हमें बेस फॉर्म लिखना है तो हम ऑप्शन नंबर ए लेंगे। बाकी तो बेस फॉर्म है ही नहीं तो हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो वॉट वुड यू डू इफ यू वॉन द लॉटरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो आइडिया लगाया वो लगाया। इफ वाले क्लॉज को मैंने देखा क्या ये प्रेजेंट सिंपल में है, ये प्रेजेंट सिंपल में नहीं है, तो ना ये जीरो कंडीशनल होगा ना ये फर्स्ट कंडीशनल होगा, हमारे पास एक ही बचता है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल बनाने के लिए हमने देखा वुड या कुड भी आ रहा है तो वो भी सेटिस्फाई पार्ट हो गया, बस वर्ब बचा तो वो हमने बेस फॉर्म में लिख लिया एज पर सेकंड कंडीशनल के स्ट्रक्चर। तो अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान में रखिए। सारी चीजें मैं दो चीजों से कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर पकड़ रहा हूँ और टेंस देख रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। शी वुड नॉट बी नर्वस इफ शी डैश हर होमवर्क, अगेन आपको यहाँ पे एक तो वुड दिख गया है ना, फिर इफ वाला क्लॉज आपका बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे हम ट्राई क्या करेंगे इसे सेकेंड कंडीशनल बनाने का, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे पास्ट सिंपल। इफ शी वुड डू या इफ शी डिड या फिर इफ शी डज या इफ शी डू। इफ शी डिड हर होमवर्क, तो डिड की वजह से ये पास्ट सिंपल बन जाएगा हमारा, और आगे जो हमारा रिजल्ट है उसमें आ गया शी वुड नॉट बी नर्वस, ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशनल। इफ माई ग्रैंडफादर डैश अलाइव ही डैश 110 ईयर्स ओल्ड, अगेन इस तरह का सेंटेंस पढ़ा हुआ है पहले, तो हमें पता है कि अगर ग्रैंडफादर अगर आज जिंदा होते तो वो आज 110 साल के होते, ठीक है। अब इफ माई ग्रैंडफादर, यहां पर वॉज आएगा या वर आएगा, है ना। नॉर्मल सेंटेंस होता तो हम लिखते हैं वॉज, एक व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे इफ माई ग्रैंडफादर वॉज एक तरह का विश है यहाँ पर, है ना, कि हम यहाँ पे एक इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो जब भी इच्छा प्रकट होती है तो वहां पर हम वॉज की जगह वर यूज करते हैं हमेशा, इसलिए वॉज नहीं आएगा वर आएगा, तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं। इफ माई ग्रैंडफादर वॉज अलाइव ही वॉज 110 ईयर्स ओल्ड, ये तो नहीं होगा। वुड बी 110 ईयर्स ओल्ड, ये होगा। ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड कंडीशनल को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इफ माई ग्रैंडफादर वर, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा पास्ट सिंपल। ही वुड बी 110 ईयर्स ओल्ड, तो वुड भी दिख गया हमें, और बी वर्ब का बेस फॉर्म ये भी हमें दिख गया, तो ये हमारा बन गया सेकंड कंडीशनल का एग्जांपल। तो जो ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपली आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि वॉज आएगा या वर आएगा, है ना। अगर ये एक विश या फिर एक इच्छा प्रकट कर रहा है सिंपल सी, है ना, तो वो हम हमेशा वहाँ पे वर यूज करते हैं। हमने अपने बेसिक इंग्लिश की जो वीडियोस थे उसमें भी इस चीज़ को देखा था, आगे भी हम इस चीज़ को देखेंगे। वर हम कब यूज करते हैं, जब हम सिंपली अपने विश वाले जो हमारे इच्छा प्रकट करते हैं, जब उस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम बनाते हैं, तो ये आगे हम वापस डिस्कस करेंगे। इफ यू प्रिंटेड ऑन बोथ साइड्स यू डैश पेपर। इफ यू प्रिंटेड, इफ वाला क्लॉज पहले आ रहा है, दूसरी बात प्रिंटेड हमें ये बता रहा है कि ये सिंपल पास्ट सिंपल में हमारा टेंस चल रहा है, तो पास्ट सिंपल के साथ हमें क्या आएगा यहाँ पे, वुड और वर्ब का बेस फॉर्म। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले वुड कहाँ दिख रहा है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में हो सकता है, डी में हो सकता है। अब यहाँ पे बेस फॉर्म हम देखेंगे, यू वुड सेव या यू वुड बी सेव, यू वुड बी सेव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इफ यू प्रिंटेड ऑन बोथ साइड्स यू वुड सेव पेपर, अगर आप दोनों तरफ प्रिंट करेंगे तो आप पेपर बचा सकते हैं, ठीक है। अगेन हम सब चीज़ स्ट्रक्चर से देख रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा पास्ट सिंपल हमें दिखा, तो यहाँ पे हमें पता है वुड दिखना चाहिए और वर्ब का बेस फॉर्म दिखना चाहिए।
तो उसी से हमने यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट किया। इफ डैश फुटबॉल इफ द वेदर वर गुड, इफ द वेदर वर गुड, अगेन वर गुड, ये हमें ये बता दिया कि ये पास्ट सिंपल में है, तो यहाँ पे हमें वुड देखना है सबसे पहले, तो वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए। वुड कहाँ पर दिख रहा है, ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब बेस फॉर्म ही वुड बी, वी वुड बी एबल टू प्ले या वी वुड वर एबल टू प्ले, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वी वुड बी एबल टू प्ले फुटबॉल इफ द वेदर वर गुड, ठीक है। इफ यू डैश अ बाइक यू वुड नॉट साइकिल टू स्कूल, तो एक तो यहाँ पे मुझे वुड दिख गया, दूसरी बात साइकिल का हमें बेस फॉर्म दिख गया, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे जो भी आएगा वो पास्ट सिंपल में आना चाहिए। अब उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। इफ यू डू नॉट या डिड नॉट या नॉट हैड या वर नॉट, तो हमें सिंपली यहाँ पे दिख रहा है बी डिड नॉट, डिड नॉट से हमारा ये बन जाएगा पास्ट सिंपल। तो इफ यू डिड नॉट हैव अ बाइक यू वुड नॉट साइकिल टू स्कूल। द फिल्म डैश मोर इंटरेस्टिंग इफ इट डैश अ हैप्पी एंडिंग। अब इसमें हम देखेंगे इफ इट डैश, तो इफ वाला क्लॉज हमारा बाद में आ रहा है और जो हमारा रिजल्ट वाला पार्ट है वो पहले आ रहा है। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम कैसे दिमाग लगाएं, तो हम पहले ऑप्शंस में देखना शुरू करते हैं। द फिल्म वुड बी मोर इंटरेस्टिंग इफ इट हैज़ अ हैप्पी एंडिंग। अब अगर मैं वुड लगाऊंगा तो यहाँ पे मतलब इसे अगर मैंने वुड वाला पार्ट बनाया, यहाँ पर हमें क्या आना चाहिए, पास्ट सिंपल आना चाहिए। हैज़ तो पास्ट सिंपल का फॉर्म में नहीं आएगा, तो ये नहीं हो सकता। द फिल्म वर मोर इंटरेस्टिंग इफ इट वुड हैव अ हैप्पी एंडिंग, इफ वाले पार्ट के साथ वुड हैव तो नहीं आता, ये भी हम हटा देंगे। द फिल्म वॉज मोर इंटरेस्टिंग, ये भी नहीं होगा। द फिल्म वुड बी मोर इंटरेस्टिंग इफ इट हैड अ हैप्पी एंडिंग, ये हमारा सही हो जाएगा। कहाँ से हमने इसको आइडेंटिफाई किया, ये वाले पार्ट में हम वुड को ढूंढ रहे थे, तो वो हमें यहाँ पे दिखा, बेस जो वर्ब था वो भी हमें बेस फॉर्म बी में दिख गया। अब यहाँ पे हमें पास्ट सिंपल चाहिए था, तो वो हमने हैड से उसे बना लिया। तो द फिल्म वुड बी मोर इंटरेस्टिंग इफ इट हैड अ हैप्पी एंडिंग, वो फिल्म और इंटरेस्टिंग हो सकती थी अगर उसमें एक हैप्पी एंडिंग होती तो। ये एग्जांपल हुआ हमारा सेकंड कंडीशनल का। इफ माय फादर डैश मी अ टिकट आई डैश टू द सिनेमा। अब ऑप्शंस पुट करके देखते हैं। इफ माय फादर डिड नॉट बाय मी अ टिकट आई वुड नॉट गो टू द सिनेमा, ये हो सकता है क्योंकि माय फादर डिड नॉट ये हमारा बन जाएगा पास्ट सिंपल, और आई वुड नॉट गो ये हमारा बन जाएगा हमारा रिजल्ट वाला फॉर्म, क्योंकि वुड भी दिख रहा है और गो भी दिख रहा है, गो हमारा बेस फॉर्म में भी है। फिर भी और हम ऑप्शन ट्राई करते हैं, अभी के लिए इसे टिक लगा लेते हैं। इफ माई फादर वर नॉट बाय, वर नॉट बाय से हमारा पास्ट सिंपल तो नहीं बनता दिख रहा है। बी अ टिकट आई विल नॉट गो टू द सिनेमा, है ना, विल वाला पार्ट यहाँ पर आ रहा है और वर नॉट यानी पास्ट सिंपल के साथ फ्यूचर वाला पार्ट ये तो नहीं आता, इसे हम करेंगे कैंसिल। इफ माई फादर वुड नॉट बाय, इफ वाले पार्ट के साथ वुड नॉट हमने अभी तक कहीं स्ट्रक्चर में नहीं देखा, इसे भी हम हटाएंगे। फिर इफ माई फादर वॉज नॉट बाय, तो ये भी हट जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, इफ माई फादर डिड नॉट बाय मी अ टिकट आई वुड नॉट गो टू द सिनेमा। वॉट वुड यू डू इफ यू डैश इनविजिबल, वॉट वुड यू डू, अगेन मुझे यहाँ पे वुड दिख गया, वॉट वुड यू डू, डू का मुझे बेस फॉर्म दिख गया, तो यहाँ से मैंने हिंट लगा लिया कि जो मेरा इफ वाला क्लॉज आएगा उसमें ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, पास्ट सिंपल में होना चाहिए। बस यहाँ पे मैं पास्ट सिंपल ढूंढ लूंगा। विल बिकम ये तो फ्यूचर वाली बात हो गई, हटा दो। वुड बिकम ठीक है, अभी इसके लिए रख लेते हैं। बिकेम ये हो सकता है पास्ट सिंपल हमें दे देगा, वर बिकम ये भी नहीं होगा, बिकेम यहाँ पर बेस्ट लग रहा है। वॉट वुड यू डू इफ यू बिकेम इनविजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन इफ वाला क्लॉज बाद में आ रहा है और रिजल्ट वाला पहले, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो कोई बात नहीं, हम अपना पहले इफ वाला पार्ट देख लेंगे और फिर यहाँ पे रिजल्ट वाला पार्ट देखेंगे। तो रिजल्ट वाले पार्ट में ऑलरेडी मुझे वुड दिख गया, डू दिख गया, तो इससे मैंने आइडिया लगा लिया कि ये हमारा बनेगा सेकंड कंडीशनल वाला पार्ट। सेकंड कंडीशनल में जो इफ वाला पार्ट होता है वो पास्ट सिंपल में होना चाहिए, तो मैंने पास्ट सिंपल के लिए अपना वर्ब चूज कर लिया, यू बिकेम इनविजिबल। लास्ट क्वेश्चन, इफ ही डैश टू इस्तांबुल ही डैश द ब्लू मॉस्क। इफ ही वुड गो टू, अब अगेन अभी हमने जो स्ट्रक्चर देखे उसमें इफ के साथ कहीं पर भी वुड गो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं आ रहा था, तो इसे हम हटा देंगे। इफ ही वेंट ये हो सकता है क्योंकि हमें पास्ट सिंपल दिखा रहा है, अभी के लिए इसे हम टिक कर लेते हैं। इफ ही
इफ़ ही वर गो, ये भी नहीं होगा। इफ़ ही वेंट, तो या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा इस वाले पार्ट से, इफ़ वाले क्लॉज से। मतलब यहाँ पे हमें पास्ट सिंपल बनता हुआ दिख रहा है। जब पास्ट सिंपल बनता हुआ दिख रहा है तो जो हमारा रिजल्ट वाला पार्ट होगा उसमें वुड या कुड दिखेगा, और साथ में जो वर्ब होगा वो बेस फॉर्म में होनी चाहिए। इसी चीज़ को हम चेक कर लेंगे। इफ़ ही वेंट टू इस्तांबुल ही वुड विजिट द ब्लू मॉस्क, ये हो सकता है, वुड भी है, विजिट भी है। डी वाले ऑप्शन को देखें तो इफ़ ही वेंट टू इस्तांबुल ही वर विजिटेड, यहाँ पर वर नहीं आएगा, वुड या कुड में से कुछ आता है, तो हमेशा यहाँ पे वुड दिख गया। ऑप्शन डी को हम हटाएंगे, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेजर जो आज के कंडीशनल देखे इन एग्जांपल्स में, फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। सिंपली आपको दो चीज़ें चेक करनी है, पहला टेंस आपको चेक करना है, दूसरा आपको स्ट्रक्चर चेक करना है। दो चीज़ें आपने देख ली, सारे क्वेश्चंस आपके बस इसी से बनेंगे। जैसे आज मैंने आपको जो सॉल्व करके दिखाया, बस दो ही चीज़ें मैं पकड़ रहा था। स्ट्रक्चर मुझे याद है अच्छे से, तो वो मैं अपने बैक ऑफ द माइंड रखता हूँ। साथ में मैं टेंस देखता चल रहा हूँ, यहाँ पे वुड दिख रहा है, यहाँ पे विल दिख रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है, या फिर पास्ट सिंपल बन रहा है तो उसके साथ में वुड और फिर वर्ब का बेस फॉर्म बना दूंगा, है ना। तो जब मुझे कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है ना, तो उसके हिसाब से मैं आराम से अपने ऑप्शंस चूज कर सकता हूँ। एग्जैक्टली यही आपको भी करना है। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस के पीछे बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ के आपको परेशान नहीं होना है। सिंपल सा स्ट्रक्चर देखिए, टेंस देखिए, थोड़ा सा अगर कॉम्प्रहेंशन अगर इसमें लग रहा होगा तो कॉम्प्रहेंशन लगाइए, और बस आप उसका सही आंसर टिक कर लीजिए। बहुत आसान है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम एनवायरनमेंट में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाले। ठीक है, बस बात यह है कि आप एग्जाम के पहले कितना प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, कितना आप रिवाइज करके जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप आज की क्लास देखें और 3 क्लास के बाद फिर ये चीज़ें भूल जाएं, फिर आप जब क्वेश्चन देखें तो आपको कुछ याद ना रहे, है ना। तो सैटरडे संडे रिविजन के लिए रखिए, क्विज दीजिए, पिछले जो क्विज आप ऑलरेडी दे चुके थे उन्हें आप वापस दीजिए, मिक्स्ड क्वेश्चंस को आप देना शुरू करिए, है ना। मिक्स क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ वेबसाइट पे, वो आप दीजिए। आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। जब आप पूरा प्रैक्टिस मोड में करते जाएंगे उसके बाद आपको एग्जाम भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, है ना। ऐसा ही होता है, जो स्कोर करते हैं सब ऐसे ही करते हैं। हम लोग स्कोर करते हैं, जितने नंबर लाते हैं सब ऐसे ही लाते हैं। हम एग्जाम हॉल में इतना दिमाग नहीं लगा रहे होते हैं, क्योंकि हम एग्जाम हॉल के पहले ही सारा दिमाग लगा चुके होते हैं। हमें पता होता है कैसे स्ट्रक्चर आने वाले हैं, क्या टेंस देखना है, क्या स्ट्रक्चर देखना है, लगाते जाते हैं, 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करके हम बैठ जाते हैं, है ना। ये तरीका है, आपको भी ऐसा ही कुछ करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 1.5 घंटे का प्रेशर लेना है, आराम से 2 घंटे में बनाइए, लेकिन स्ट्रक्चर, सेंटेंस, आप अपना ऑब्जर्वेशन, कॉम्प्रहेंशन, इन सबको अपने साथ में रखिए। ग्रामर में बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, ग्रामर पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, उसको समझने में बहुत टाइम लगता है, और उससे हमें बेनिफिट कुछ नहीं होता। कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स में आपके इंप्रूवमेंट नहीं आने वाले हैं। सिंपली स्ट्रक्चर देख के आप कॉम्प्रहेंशन से चीज़ों को सॉल्व करते जाइए, आपके मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और बाकी के जो हमारे सेंटेंसेस बचे हैं कंडीशनल के, उन्हें हम अगली क्लास में करेंगे।